नमस्कार। आज हम बात करेंगे अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया फ्लाइट एआई 171 के दुखद हादसे पर। ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का पहला ऐसा घातक हादसा है जिसने सच में सबको चौंका दिया है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जो भी जानकारी उपलब्ध है उसके आधार पर समझें कि असल में हुआ क्या था, जांच कहां तक पहुंची है और इसके क्या मायने हैं। हमारा मकसद है कि इस दुखद घटना से जुड़ी जो ढेरों खबरें हैं उनमें से जरूरी तथ्य निकालें। तो हुआ क्या था? ये एयर इंडिया की फ्लाइट थी AI 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। रजिस्ट्रेशन था VTANB। जी हाँ। ये 12 जून 2025 को दोपहर करीब 1:45 मतलब 1:38 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ी। हाँ। लेकिन उड़ान भरने के बस 30 सेकंड के अंदर ही विमान एयरपोर्ट के पास ही वो मेघानी नगर इलाका है वहां क्रैश हो गया। सिर्फ 30 सेकंड, बहुत ही कम समय। बहुत ही कम, और नतीजे बहुत भयावह थे। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर, उनमें से 241 की जान चली गई। उफ। और जमीन पर भी, मतलब जहां विमान गिरा वहां कम से कम 38 लोगों की मौत हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये तो बहुत ही बड़ी त्रासदी है, जमीन पर भी इतना नुकसान। बिल्कुल। और इस पूरे हादसे में सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं, वो चमत्कारिक रूप से बच पाए। अच्छा, कैसे? वो इमरजेंसी एग्जिट से निकलने में कामयाब रहे। हालांकि दुख की बात यह है कि उनके भाई की इस हादसे में मौत हो गई। वो अभी अस्पताल में है। उनका बचना वाकई एक आप कह सकते हैं कि एक छोटी सी उम्मीद है इस अंधेरे में। पर सवाल वही है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। जांच, जैसा आपने कहा, भी शुरुआती दौर में ही है, लेकिन कुछ अहम सुराग मिले हैं। जैसे? एक तो मलबा इकट्ठा कर लिया गया है, और सबसे जरूरी, विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, दोनों? FDR और CVR? जी हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों। बताया जा रहा है कि एक बॉक्स थोड़ा डैमेज हुआ है, पर उम्मीद है कि उससे जरूरी जानकारी मिल जाएगी। और एक शुरुआती तकनीकी जानकारी जो सामने आई है वो काफी ध्यान खींच रही है। पता चला है कि विमान का जो इमरजेंसी पावर जनरेटर है, EPGS, वो क्रैश से ठीक पहले एक्टिव था। EPGS, तो इसका मतलब है कि मेन इंजन या पावर सप्लाई में कोई दिक्कत थी। बिल्कुल। EPGS तभी चालू होता है जब मेन पावर सोर्स फेल हो जाए। तो ये सीधा इशारा कर रहा है कि शायद टेक ऑफ के वक्त ही इंजन में कोई गंभीर खराबी आई थी या पावर सप्लाई फेल हो गई थी। और ये 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहला ऐसा हल लॉस एक्सीडेंट है ना? मतलब जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो। जी हाँ, बिल्कुल। ये बोइंग 787 के लिए पहला ऐसा घातक हल लॉस हादसा है जो इसे और भी ज्यादा गंभीर बनाता है, क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक और सुरक्षित विमान माना जाता है। जाहिर है इसके बाद रेगुलेटरी बॉडीज जैसे भारत में DGCA है, वो हरकत में आई होंगी। बिल्कुल। उन्होंने क्या कदम उठाए? हाँ, DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया से दोनों पायलटों के ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स मांगे हैं। पायलट कौन थे, कुछ जानकारी है? जी, कैप्टन थे सुमीत सभरवाल, काफी अनुभवी थे। करीब 8,200 घंटे का अनुभव था उन्हें। और को पायलट थे क्लाइव कुंडर, उनके पास 1100 घंटे का अनुभव था। साथ ही फ्लाइट डिस्पैचर के रिकॉर्ड भी मांगे गए हैं। वैसे शुरुआती जानकारी यही है कि पायलट अनुभवी और प्रशिक्षित थे, लेकिन फिर भी पूरी प्रक्रिया की जांच तो जरूरी है। हाँ, वो तो है। और इसके अलावा DGCA ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने 30 जून तक सभी सरकारी हवाई अड्डों पर इमरजेंसी मॉक ड्रिल करना अनिवार्य कर दिया है। अच्छा, ताकि भविष्य के लिए तैयारी बेहतर हो सके। बिल्कुल, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए। इस हादसे का असर तो खैर बहुत गहरा है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रतिक्रियाएं आई। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी संवेदनाएं व्यक्त की जी। और पीड़ितों की पहचान का मुश्किल काम भी चल रहा है। सुनने में आया है कि 167 DNA मैच हो गए हैं और 133 शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। ये प्रक्रिया बहुत ही मुश्किल होती है परिवारों के लिए। हाँ, बहुत ज्यादा। तो अब आगे क्या उम्मीद है, जांच किस दिशा में जाएगी? देखिए, आगे की दिशा काफी हद तक स्पष्ट है। भारत का AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और अमेरिका की NTSB नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये दोनों मिलकर ब्लैक बॉक्स के डेटा का विश्लेषण कर रही हैं। NTSB भी शामिल है? जी हाँ, क्योंकि ये बोइंग विमान था तो NTSB की विशेषज्ञता महत्वपूर्ण है। वो मिलकर डेटा का गहन विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा बोइंग 787 के इमरजेंसी सिस्टम, खासकर EPGS
और इंजनों के परफॉर्मेंस की विस्तृत तकनीकी जांच होगी। और जैसा मैंने कहा, डीजीसीए पायलट और डिस्पैचर की ट्रेनिंग प्रक्रियाओं का ऑडिट जारी रखेगा और देखेगा कि एयरपोर्ट्स पर इमरजेंसी ड्रिल ठीक से हो रही हैं या नहीं। ठीक है। तो संक्षेप में कहूँ तो ये एक बहुत ही गंभीर और दुखद हादसा है, खासकर इसलिए कि ये एक इतने आधुनिक विमान से जुड़ा है। जांच कई पहलुओं पर केंद्रित है, तकनीकी खराबी की संभावना जैसे इंजन या पावर सप्लाई, और साथ ही ऑपरेशनल प्रक्रियाएं और मानवीय क्षति तो खैर बहुत ही बड़ी है। हाँ, वो तो है ही। इसके सबक यकीनन एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और अंत में एक सवाल जो शायद हम सबके मन में है और जिस पर सोचने की जरूरत है, ये देखते हुए कि बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया भर में इतना इस्तेमाल होता है और ये उसका पहला घातक हल लॉस हादसा है, जी, तो ये घटना आधुनिक एविएशन में ऑटोमेशन पर हमारी जो बढ़ती निर्भरता है या फिर अनुभवी क्रू होने के बावजूद इमरजेंसी प्रोटोकॉल की अपनी सीमाएं होती हैं और कैसे हम अप्रत्याशित विफलताओं से निपटते हैं, इन सब चीजों के बारे में क्या गहरे सवाल खड़ी करती है। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।